नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, अपन साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे जो पुरानी परीक्षाओं में जैसे रीट है, सी टेट है, यूपी टेट, हरियाणा का टेट, आपका बिहार का टेट एग्जाम, उनमें से जो प्रश्न लिए गए साइंस के वो अपन देख रहे हैं। टॉपिक वाइज इसको अपन लेकर के चल रहे हैं। कल अपन ने कोशिका तथा कोशिका विभाजन से संबंधित प्रश्नों को देखा और आज अपन पोषण जो कि जंतु और पादप दोनों में देखेंगे, साथ ही भोजन के प्रमुख अवयव यानी इन दोनों टॉपिक से जो बने हुए प्रश्न हैं वो आज अपन करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में। कल अपना प्री रीट का एग्जाम होने वाला है 4 तारीख को, तो रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है साथियों। बाकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो प्री रीट 4 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसको ले सकते हैं मात्र 20 रुपये में। 4 तारीख को ये आपका एग्जाम होने वाला है जिसमें आपको स्टेट लेवल पर अपना रैंक भी पता चल सकेगा। इसके अलावा आपकी रीट टारगेट सीरीज चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 10 मॉडल पेपर कंप्लीट सिलेबस से आपके लिए दिए गए, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत वालों के लिए और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश वालों के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज को। कल के वीडियो में एक प्रश्न था जिसमें आंसर गलत बता दिया गया था थोड़ा, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 था वो कि नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये सीटेट 2015 का प्रश्न था और इसमें सही कथन आपको बताना था। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, तो पहला ही कथन गलत था साथियों। क्यों गलत था? क्योंकि देखिए गुणसूत्र केंद्रिका में नहीं बल्कि केंद्रक में होते हैं, जबकि केंद्रिका भी केंद्रक में होती है लेकिन एक धब्बे के समान होती है। ठीक है, तो पहला कथन गलत था। दूसरा, जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, ये सही था। एक कोशिकीय के जीव श्वसन और जनन बिल्कुल दोनों करते हैं, जैसे आपके युगलिना है, अमीबा है, ठीक है, ये आपके जनन का कार्य करते हैं। ठीक है, हालांकि इनमें डेडिकेटेड अंग इसके लिए नहीं होते, जितना भी कार्य होता है वो एक कोशिका के द्वारा ही सारा कार्य जो वो किया जाता है। अगला, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है, तो ये भी कथन सही था। इसलिए आपका 2, 3 और 4 ये तीनों कथन सही थे और इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो था सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अभी आज की सीरीज अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। आज की सीरीज में अपन ने जो 2 टॉपिक जंतु और पादपों में पोषण और इसके अलावा अपना भोजन के प्रमुख अवयव उनसे प्रश्न लिए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जो है वो यूपी टेट 2018 का प्रश्न है। कुल आज के वीडियो में अपन 41 प्रश्न देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा जल्दी साथियों करने की कोशिश करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिएगा, प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो आप जानते हैं साथियों, आपका जो प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट तीनों के तीनों ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन विटामिन नहीं है। विटामिन जो है वो आपके एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पदार्थ होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है उत्तर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? कॉपर, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या लोहा? देखिए, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? अनिवार्य क्या है? नाइट्रोजन अनिवार्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है वो सही उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, जो इससे क्या अमीनो अम्ल संश्लेषित होता है जो प्रोटीन श्रृंखला बनाने की इकाई है। ठीक है, नाइट्रोजन की आवश्यकता है इसलिए इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व ये 2015 में आरटेट में भी पूछा गया प्रश्न है। हालांकि प्रश्न अलग था, थोड़ा सा ऑप्शंस अलग थे, लेकिन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व वहाँ पे पूछा गया था, तो मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छे से लिखवाया है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा उनको। सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन या मैग्नीशियम? तो देखिए साथियों, सोडियम हो, कॉपर हो, कैल्शियम हो, ये तीनों की तीनों आपके जो वो कौन से अपने को पूछा, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व नहीं है, तो ये तीनों तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व ही हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो सिलिकॉन है ये न तो सूक्ष्म मात्रिक है न वृहद मात्रिक पोषक तत्व है। ये एक प्रकार से पौधे के लिए कोई एक प्रकार से सिलिकॉन जो वो एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, क्योंकि पादपों द्वारा इसका अवशोषण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा साथियों, ध्यान रखिएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ये उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। यूपी टेट 2017 का प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज या क्लोरोफिल? तो इसका तो सिंपली आंसर आप बता सकते हैं, जल ही होगा। प्रकाश संश्लेषण में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ठीक है, तो एक प्रकार से अपना जल ही बनेगा, इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन आपका जल यहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? फॉर्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। अपन जानते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो एक विटामिन बी है। ठीक है, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है साथियों। विटामिन सी को अपन एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी रोग के नाम से अपन जानते हैं, सब लोगों को पता होगा। और अगर अपन देखें इसके प्रमुख स्रोतों की बात करें तो आपका नींबू, टमाटर, संतरा आदि वगैरह जो है इसके प्रमुख स्रोत, जो वो खट्टे फल अपन बोल सकते हैं कि इसके विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो वो सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, पौधों में एधा यानी कि कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या है? ये भी यूपी टेट 2016 का प्रश्न है। और मित्रों इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने का कार्य जो है वो इसका रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। प्रश्न नंबर 7 है कि दिए गए चित्र में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए 2 एग्जाम में प्रश्न है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ टेट मेरे हिसाब से ये CG है, छत्तीसगढ़ टेट है और आपका यूपी टेट है। तो 2013 यूपी टेट और इसमें 2016 में देखिए सेम टू सेम प्रश्न आया हुआ है। पहला ऑप्शन है बढ़ेगी, दूसरा घटेगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा इस प्रकार से एक पात्र जिसमें जल है और इसमें हाइड्रोला नामक पौधा आप मान सकते हैं, कोई भी पौधा मान सकते हैं। इसमें अपन जल से भरा हुआ, इसमें अपन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे। तो जब अपन इसमें मिलाएंगे तब क्या होगा? जाहिर सी बात है CO2 जो है वो जल में CO2 का मान क्या बढ़ता जाएगा और CO2 का मान बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या बढ़ेगी। भाई कच्चा पदार्थ से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है आपका? अगर अपन देखें प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो 6CO2, अगर संतुलित समीकरण की बात करूं तो, और 12H2O और आपकी अल्ट्रावायलेट रेज और C6H12 यानी ग्लूकोज O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2 ये आपका बनता है। तो यहाँ पे कच्चा उत्पाद आपका एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक दूसरा जल है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात जल अपने पास है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वातावरण में भी है और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट से भी ये मात्रा जो बढ़ेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो साथियों क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा लगातार कभी नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा CO2 की मात्रा बढ़ जाए तब यह नहीं है कि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेजी से हो जाएगी, एक निश्चित सीमा तक ही ऐसा होता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन युग्म बताइए। यह भी 2 जगह प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पे ऑप्शन शायद आपको सही से नहीं दिए गए। चलिए मैं लिख देता हूँ। जल में घुलन, हाँ ठीक है, सही है सही है। जल में घुलनशील विटामिन युग्म है बी और सी, ए और डी, ए और ई, डी और के। अब देखिएगा साथियों, विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं, बाकी आपके विटामिन जो हैं ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी और सी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, जो कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? ये देखिए रीट 2016 का प्रश्न। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व पूछा है, मैग्नीज हो जाएगा, बाकी सारे के सारे आपके जो है वो वृहद मात्रिक पोषक तत्व यानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका, पादपों में ऑक्सीन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? पादपों में ऑक्सीन की मात्रा है ना सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो ये होगा आपका वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में। वृद्धि करने वाला, देखिए जैसे छोटा पौधा होता है उसकी कच्ची कच्ची कोंपल निकलती है, तो उसमें ऑक्सीन की मात्रा जो वो सर्वाधिक होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पादपों में ऑक्सीन की सबसे अधिक सांद्रता उनके वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में पाई जाती है, अतः यह शीर्ष प्रमुखता दर्शाता है। ठीक है, अप्रकाशित भाग में ऑक्सीन का संश्लेषण जो वो एक प्रकार से प्रमुख रूप से अप्रकाशित भाग में ऑक्सीन का संश्लेषण प्रकाशित भाग की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण पादप की शाखाएं प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे यह प्रकाशानुवर्तन प्रभाव भी दर्शाता है, यानी फोटो पीरियोडिज्म इफेक्ट जो वो दर्शाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीन की सबसे ज़्यादा सांद्रता अगर पूछे जाए तो वो वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में पाई जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको एस्टेट का प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं,
ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार जो लेते हैं यानी विटामिन सी वाला अधिक आहार लेते हैं, उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? तो स्कर्वी रोग नहीं होता है। यूपी टेट का सिंपल सा प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? हिपेरिन, किरेटिन, फाइब्रोइन या एल्ब्यूमिन? तो हिपेरिन जो वो कोई प्रोटीन नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। हिपेरिन एक प्रोटीन नहीं है। हिपेरिन मास्ट कोशिकाओं द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला थक्का रोधी तत्व है, जो सामान्यतः रुधिर का थक्का जमने से रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? जो पर्णफलक उनका विस्तार हो जाएगा, ताकि जो भी प्रकाश मिल रहा है उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे प्रकार से हो पाए। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन सा है? धातु परमाणु से युक्त विटामिन पूछा है अपने को, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। ठीक है साथियों, इसके अलावा अगला प्रश्न है, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका नामांकन फुंक ने किया था। ठीक है, फंक या फुंक ने किया। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इनकी कमी रोग उत्पन्न करती है और ये पाचन में सहायक होते हैं। तो देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये पाचन में सहायक होते हैं, ये सत्य नहीं है। बाकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। अगला प्रश्न, बांझपन रोधी विटामिन है? तो विटामिन ई है, बहुत बार पढ़ा है। टोकोफेरोल जिसका नाम है, विटामिन ई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टोकोफेरोल भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, टोकोफेरोल यानी विटामिन ई। ठीक है, बांझपन रोधी विटामिन इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हमारे नेत्र और त्वचा के संक्रमण से रक्षा करता है? विटामिन ए करता है, निश्चित रूप से रतौंधी से संबंधित है। अगला प्रश्न अपना, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ इधर विटामिन दे रखे हैं, इधर रासायनिक नाम इसका दे रखा है, तो आराम से बता सकते हैं। देखिए विटामिन B1 जो है, विटामिन B1 को अपन क्या बोलते हैं? विटामिन B1 को साथियों थायमीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थायमीन। तो B1 आपका यानी ए आपका कनेक्ट करेगा 3 से, ए कनेक्ट करेगा, यानी ऑप्शन ए और सी तो नहीं होंगे, बी और डी में से होगा। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है। तो B2 कनेक्ट होगा 2 से, यानी ऑप्शन बी सीधा सीधा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए को अपन बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? विटामिन ए को अपन बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था। तो ये हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या परभक्षी? तो निश्चित ही इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सर्वाहारी। सब कुछ भाई, पेड़ पौधे जीव जंतु सबको ही खा रहे हैं, तो सर्वाहारी। इसमें एग्जाम्पल कुत्ता और मनुष्य दोनों रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आरटेट 2012 का प्रश्न। अगला प्रश्न, अंडा उत्तम स्रोत होता है, किस चीज़ का होता है? सबको पता है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो भोजन, यहाँ पे इंग्लिश में नाम दे दिए, बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो देखिए ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ, सेप्रोफाइट या पैरासाइट? तो देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑटोट्रोफ यानी स्वपोषी। ठीक है, हेट्रो यानी परपोषी एक प्रकार से, ऑटोट्रोफ्स यानी स्वपोषी, खुद भोजन बनाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, शरीर वर्धक भोजन होता है, वसा युक्त, प्रोटीन युक्त? प्रोटीन ही शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, तो प्रोटीन युक्त होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख क्या कारण है? जैसे आपका कीट भक्षी पादप जो है, यूट्रिकुलेरिया है, डायोनिया है, ठीक है, ये जो वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि ये दलदली क्षेत्र में एक प्रकार से पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको नाइट्रोजन कम मात्रा में मिल पाती है। तो नाइट्रोजन की जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति ये करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो देखिए वसा में घुलनशील, बी और सी तो जल में घुलनशील है, तो विटामिन ए इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर जो वो रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्रित होती है?
वृक्क अग्नाशय है, यहाँ पे अग्नाशय, यकृत या तिल्ली। देखिए शरीर के जिस भाग में विटामिन ए की अधिकता एकत्रित होती है वो आपका भाग है यकृत। यकृत में विटामिन ए की अधिकता एकत्रित होती है। यकृत में वसीय पदार्थों का उचित निर्वहन होता है, अतः यकृत में ही वसा में घुलनशील विटामिन ए का संचयन भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। बिहार टेट का बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, कच्चे खाद्य पदार्थों में मड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। ये पंजाब टेट का प्रश्न। और देखिए साथियों, ये प्रश्न मेरा आपको करवाया हुआ है, नोट्स में भी करवाया हुआ है। तनु आयोडीन विलियन से सबको पता है, यही सीधा सा इसका आंसर होगा। ठीक है, कच्चे खाद्य पदार्थों में मड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए अपन तनु आयोडीन विलियन का प्रयोग अपन करते हैं। इस परीक्षण में क्या होता है साथियों, इसमें मड पर आयोडीन विलियन अपन डालते हैं और डालने पर मड का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, अगर अपन आलू पर नमक डालकर मड का परीक्षण आलू पर भी नमक डालकर जो मड का परीक्षण जो वो किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही उत्तर जो वो रहेगा। अगला प्रश्न, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? ये सीटेट 2016 का प्रश्न। और देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचन जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। अगला है, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयव में टूट जाता है, रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होते हैं। अगला है आपका, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न क्या था? सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? तो देखिए ये अपन बाहर से लेते हैं, शरीर में नहीं होते। मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते, तो सेलुलोज पाचक एंजाइम तो नहीं होते निश्चित रूप से। ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, सेलुलोज में मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। सेलुलोज भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय यानी रेशेदार पदार्थ है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है, यह मानव शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता था, आहार नाल के मार्ग को साफ करता है। इसका मुख्य स्रोत सलाद वगैरह, सब्जियां वगैरह आदि हैं। और मल त्याग में भी एक प्रकार से मल त्याग को भी ये सुगम बनाता है। तो कोई वृद्धि वगैरह करता नहीं है शरीर में, बस खाने के साथ इसको लेने से मल वगैरह आसानी से त्याग कर सकता है इंसान, आहार नाल को साफ रखता है। यही इसका प्रमुख कार्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। यानी पाचन तंत्र को अच्छे से चलाने के लिए एक बहुत बढ़िया एक ये चीज मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैंगन, भिंडी, कद्दू। कद्दू को काशीफल भी बोलते हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं? तो देखिए साथियों, जो केला है, ठीक है, केले में खाने युक्त आपके दो भाग रहेंगे। निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केले में दो भाग होते हैं, एक तो केले का फल, ठीक है, और एक केले का जो फूल होता है उसको भी खाने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा बैंगन, इसमें केवल एक भाग होता है। भिंडी में एक भाग होता है। कद्दू में भी दो भाग होते हैं खाने योग्य। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1 और 4। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 1 और 4। और कद्दू के दो भाग, और केले के भी फल और पुष्प को अपन खाते हैं। ठीक है, कद्दू के फल और बीज को खाया जाता है। तो दो दो भाग हो गए वहाँ पे, केले के भी और कद्दू के भी। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ये जो आपका क्वेश्चन था सीटेट 15 का प्रश्न था। अगला प्रश्न साथियों देखिए, ये जो प्रश्न सारे के आपके राजस्थान बोर्ड की किताब और एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं। स्तंभ ए में दिए गए पौधे के खाने योग्य भाग को स्तंभ बी में दिए गए उनके नामों से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनिए। जड़, देखिए जड़ कौन सा भाग होता है? जड़, यानी कि गाजर को अपन जड़ ही मानते हैं। तना गन्ना जो है वो तना होता है। बीज, मूंगफली में बीज। फल सेब है। ठीक है, तो 4 का ए का संबंध है 4 से, ए का संबंध 4 से केवल बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो निश्चित ही यही इस प्रश्न का जो है वो आपका आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मानव के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि
और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो है अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण और पाचन। इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये शरीर में होते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे होगा आपका अंतःग्रहण, अपन भोजन को अंदर लेंगे, ठीक, अंतःग्रहण होगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, अंतःग्रहण के बाद अपन देखें तो पाचन होगा, ठीक है। अंतःग्रहण के बाद क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के बाद पहले नंबर पर अंतःग्रहण, दूसरे नंबर पर पाचन, तीसरे नंबर पर आपका होगा अवशोषण, जो भी उसमें पदार्थ हैं आपके पोषक तत्व, उनका छोटी आंत बड़ी आंत में अवशोषण होगा। और उसके बाद में आपका स्वांगीकरण, है ना, एक प्रकार से बड़ी आंत में जल वगैरह अलग हो जाता है, स्वांगीकरण शरीर धारण कर लेता है उसको, स्वांगीकरण। और इसके अलावा उसके बाद में निष्कासन की प्रक्रिया होगी। तो यही आपका क्रम रहेगा। आपका ऑप्शन पहले, सबसे पहले 4, उसके बाद में 5, तो 4, 5, 1, 3 और 2, यही आपका क्रम होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, सीटेट 15 का प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है। स्वपोषी के समूह को देखिए, अमरबेल, जिसको आकाश बेल भी बोलते हैं, छत्रक हुआ, अमरबेल हुआ। छत्रक तो मर्तपोषी है, अमरबेल परपोषी है, सब जानते हैं। फिर से अमरबेल परपोषी आ गया, छत्रक मर्तपोषी आ गया। अपने को बताना था स्वपोषी हूँ, तो शैवाल, पालक, टमाटर और केला, ये स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए, सही कथन ये है जरूर, लेकिन केवल शब्द लगने से गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, केवल पत्तियों में नहीं होता, हरा जो तना होता है उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, बिल्कुल गलत बात है, केवल हरे रंग की पत्तियां ही करती हैं। अगला, पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। केवल हरी पत्तियां पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सीटेट 2015 का प्रश्न। अगला प्रश्न, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे उबले और पीसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी का एक टुकड़ा यानी कि ब्रेड का, ठीक है, ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी यानी शर्करा का घोल और नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला और काला रंग देगा। तो आयोडीन का घोल है, और एक प्रकार से अपन जानते हैं ब्रेड यानी कि मड, इसमें स्टार्च पाया जाता है ब्रेड में। तो रोटी जो है वो किस प्रकार का कलर देगी, नीला कलर देगी निश्चित रूप से। तो आपका नीला रंग, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 देगा, ठीक है। रोटी जो है वो बिल्कुल निश्चित ही आपका काला रंग देगी। और जो पीसे आलू हैं, ठीक है, पीसे हुए जो आलू हैं, वो पीसे हुए आलू एक प्रकार से आपका कौन सा रंग देंगे, पीसे हुए आलू। तो देखिएगा साथियों, पीसे हुए आलू के ऊपर अगर अपन आयोडीन परीक्षण करते हैं तो वो काला रंग देते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न का आंसर। वैसे आपको ब्रेड वाला तो पता ही है नीला रंग देगा, आलू के ऊपर अगर अपन डालते हैं तो वो काला रंग देगा। तो 1 और 3, यहाँ पे 1 और 3, बाकी ये आपका आयोडीन घोल के साथ परीक्षण, नीला और काला रंग यहीं पे मिलेगा आपको। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा, सीटेट 2014 का ये प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण यानी कि इन चरणों का सही क्रम क्या है वो आपको बताना है। पहला है, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। दूसरा, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। 3, परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। 4, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। और सही चरणों का क्रम आपको दिया गया है ऑप्शंस में, कौन सा सही है। देखिए, ये प्रश्न जो है वो 7वीं या 8वीं कक्षा जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से सीधा सीधा प्रश्न उठाया गया है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सबसे पहले परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर या पेस्ट लेंगे, उसके बाद उसको अपन परख नली में डालेंगे, 10 बूंद जल की डाल करके उसको हिलाएंगे। इसके बाद में इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन मिलाएंगे। इसके बाद में परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डाली और भली भांति इसको अपन हिलाएंगे। तो ये सही क्रम होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, और इस परीक्षण से यदि खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी रंग में एक प्रकार से बैंगनी रंग में बदलता है तो यह भोजन में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन
प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है? ये सीटेट 2012 का प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा सही है? इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल सूर्य ऊर्जा परिवर्तित होती है निश्चित ही। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही ऑप्शन है, पहली बात बिल्कुल ठीक बात है। अगला है अपना, प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O बिल्कुल दोनों का ही उपयुक्त होता है, सही है, उपयोग होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है? नहीं होती मुक्त। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती, ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है, बात ठीक है, तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। ठीक है, अरे कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। तो ये कथन भी गलत है, तीसरा भी गलत है। 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी 1 व 2, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। सत्य कथन आपको पूछा था। अगला प्रश्न आपका, आहारीय रेशे कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्सांश भी कहते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो आहारी रेशे, इनके लिए जो सही आपका जो उत्तर है, आहारी रेशे को रुक्सांश के नाम से भी जानते हैं। ये पादपों से प्राप्त होने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं, परंतु पाचन क्रिया को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रुक्सांश के बारे में अपन ने पढ़ा भी है कि ये क्या होते हैं साथियों, शरीर में इनका पाचन नहीं होता, ठीक है, लेकिन मल त्याग वगैरह को सुगम बनाते हैं, आहार नाल को साफ रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। आयोडीन और फ्लोरीन यह नहीं होगा। लोहा और आयोडीन, तो लोहा और आयोडीन यह भी नहीं होगा। यहाँ पे मांसपेशियों की क्रिया के बारे में पूछा है। लोहा और कैल्शियम, बिल्कुल ये आपका आंसर होगा, लोहा और कैल्शियम। सोडियम और पोटेशियम यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा लोहा एवं कैल्शियम। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय शोषण करते हैं। बी है, हरे पौधे दिन के समय शोषण करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये तो गलत है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना क्या था, ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत क्यों होते हैं। अगला ऑप्शन है डी, हरे पौधे रात के समय शोषण नहीं करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो श्वसन की दर से अधिक होती है, इस वजह से जो वो ऑक्सीजन छोड़ते अपने को अधिक प्रतीत होते हैं दिन के समय में। तो निश्चित ही ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। और अगर अपन बात करें रात के समय की, तो रात के समय हरे पौधे श्वसन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे केवल शब्द लग गए, इस वजह से इस कथन को अपन ने एक प्रकार से गलत समझा है। ठीक है, और ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीव कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, के कारण खाद्य पदार्थों में पानी निकाल देते हैं, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन हो जाता है। तो आपका उत्तर डी सही होगा, यहाँ पे द्रव्य कुंचन हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में अपन अधिक मात्रा में नमक और चीनी इसलिए अपन मिलाते हैं ताकि उस खाद्य पदार्थ को खराब करने वाली सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस किया जा सके और उस खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सके। यह खाद्य संरक्षण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अगला आपका प्रश्न है, कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है। ये रीट 2017 का प्रश्न। अनाज, मिलेट, दालें, सब्जियां, फल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, अंडा, मांस एवं मछलियां, तेल, वसा एवं दृढ़कृत फल व तिलहन। अब ईमानदारी से बताना चाहूँगा, मेरा ये प्रश्न साथियों गलत हो गया था। रीट 2017 में मैंने ऑप्शन सी को सही कर दिया था। किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आधार पे
अधिकतम ऊर्जा कौन से ऑप्शन में है वो बताना था। तो निश्चित ही ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तेल, वसा एवं दृढ़ फल, तिलहन, निश्चित ही इनमें, क्योंकि वसा से अपन को अत्यधिक मात्रा में आपकी जो ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन डी में सभी में क्या आपका वो आपकी वसा ही वसा दे रखी है, तो ऑप्शन डी ही निश्चित इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये था आज का अपना एक 41 प्रश्नों का सेट जो पोषक तत्व और आपके जो भोजन के पोषक तत्व आपके पोषण जीव जंतु और पौधों में उनके ऊपर आधारित था। उम्मीद करूँगा ये आपको पसंद आया होगा। तकरीबन 6-7 वीडियो ही बनेंगे बायो की, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। 6-7-8 वीडियो में, लगभग 8 वीडियो में बायोलॉजी को कंप्लीट कर देंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों के आपको जो पुराने प्रश्न आए हुए प्रश्न वो करवा देंगे एग्जाम से पहले पहले निश्चित रूप से। ठीक है साथियों, चाहे वीडियो बड़ा बनाना पड़े छोटा बनाना पड़े आपके लिए करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको मैटर अगर पसंद आया है, और वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। बहुत मेहनत लगती है, गला भी दुखने लगता है काफ़ी लंबे समय तक लगातार बोलने से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करते रहेंगे। रीट का एग्ज़ाम निश्चित तौर पे सफलता अपने को हासिल होगी, क्योंकि अपन ने बहुत शानदार मैटर पढ़ा है। और आप निश्चिंत रहिए, अगर आप मेरे से ही पढ़े हैं निश्चिंत रहिए, आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि आपको वो मैटर मिला है जो सेलेक्टेड का मैटर है, और ये मैटर आपको सफलता निश्चित तौर पे दिलाएगा। विश्वास रखिए मुझ पर और हमारे मैटर पर, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है साथियों, उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्री रीट 4 के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। कल अपना एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा साथियों बताना चाहूँगा आपको कि री टारगेट सीरीज़ भी आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, ताकि आपकी आप मूल्यांकन अपना इसमें कर सको। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।